we had discussed. Let me share my screen in the meantime. So I'll take 2 minutes to share my screen. Okay, Ji. Actually, my Outlook has gone to. Are you able to see my screen? Okay. Okay. Let me just ensure that you are able to some issue in it. Okay, so we were discussing post partition, and then we can. I am assuming we have some time today because हमने 10 बजे की क्लास रख ली थी, तो हम इवन अगर कोशिश करके 1 बजे से थोड़ा पहले खत्म भी कर लेंगे तो even that is going to be okay. I hope with everyone. Okay, so I think the lecture is opening. Just give me 2 more minutes. In the meantime, प्रीवियस लेक्चर्स में करंट अफेयर्स में आजकल जो चल रहा है उससे मुतालिक आप लोग कुछ सवाल करें, जो सवाल आपके जहन में है। आजकल आई थिंक एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में भी अभी चीजें चल रही हैं। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, तो शायद मैं उसका तो जवाब उस तरह ना दे पाऊंगा, लेकिन इसके अलावा कोई सवाल है लेक्चर्स के हवाले से, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अरीना में जो हो रहा है उससे मुतालिक, तो please question कीजिए. Let's discuss that too. In the meantime, slides will also be opening up. Actually, my Adobe Acrobat apparently is crashing. Okay, let's. Oh, I have a question. Please proceed. Assalamualaikum. Come off sir, mute. Oh, जी वालेकुम. Okay. I wanted to ask जी. about Saudi Arabia's fundings, which we recently got. So, and like there are these two ways: either we go to IMF, or we either get funds from the allies countries. So, but what would be the better way instead of getting funds, or
going to IMF. Like I was wondering yesterday, what's the better way forward? जी अम्मी थोड़ा सा ना सवाल मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा है कि व्हाट्स द बेटर वे, तो Sir, आप economically, दोबारा से सवाल कीजिए, मे बी थोड़ा सा रीफ्रेश करके पूछिए, sir, और अगर उर्दू में कंफर्टेबल है economically, तो उर्दू में पूछें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें हम इस वक्त फंसे हुए हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? Instead of going to IMF ठीक है, or getting funds from the allied states, जैसे सऊदीया से ले लेते हैं हम, चाइना से ले लेते हैं, तो it's a temporary solution. तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए? मतलब मेरे ख्याल में ये हमारे एक सीएसएस में सवाल आ सकता है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत ही पीक पर जा रहे हैं। जी जी, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा देखें, एक बात तो याद रखें, इकोनॉमी के अंदर एक होता है इमीडिएट स्टिमुलस, या एक होते हैं, कुछ होते हैं इमीडिएट स्टेप्स, और दूसरी चीज होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। सो इट इज इम्पोर्टेंट, तो इन दोनों का मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, and then we can move forward. Let me change my location. I think there is a lot of background noise, and because of that you people may also be facing some difficulty. Just give me 2 minutes, I'll switch over and then I'll let you. जी, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है जनाब, वो है कि हमारा इस टाइम पे हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए हैं। आई एम सॉरी, मुझे वो रिकॉल नहीं हो पा रहा एग्जैक्ट उसकी टर्म, जिसको कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी ज़र मुबादला होगा एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो वो पाकिस्तान के पास इस टाइम सिर्फ $18 बिलियन हैं, जो कि कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं। अभी सऊदी अरेबिया ने जो $3 बिलियन का वादा किया है, जो कि पहली तो बात है कि इमदाद या डोनेशन नहीं है, वो आप उसको कह सकते हैं कि इजी टर्म्स का लोन है, जिसकी इंटरेस्ट रेट्स और जिसकी कंडीशंस ऑफ पे बैक वो आसान है। अच्छा, उसकी वजह से एकदम आप देख लें कि 1/6 का इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर, या हम जिसको आराम से कह देते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उसकी वजह से और पाकिस्तान इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोविड वाला जो ईयर था उसमें गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत ब्रैग किया कि हमारी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा कम हो चुका है, और I'm going to answer it in a bit detail because ये अहम क्वेश्चन है और ये आता है, और आई थिंक इसका कोई आप लोगों के सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बात क्या हो रही थी कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और जो चीज आ जाती है वो आपका करंट अकाउंट सरप्लस होता है या करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारी एक्सपोर्ट्स आपको अंदाजा ही है कि कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा हैं।
अब एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स जो कि हम चीजें बेचते हैं बाहर के मुल्कों को, और सर्विसेज, और एक चीज और है यानी गुड्स सर्विसेज प्लस रेमिटेंसेस, यानी जो पैसे पाकिस्तान आते हैं बैरून मुल्क में रहने, ये तमाम चीजें मिलाकर भी हमारे इंपोर्ट बिल का काफी कम पोर्शन बनते हैं। और एक लोग आमतौर पर ये भी कहते हैं कि 60% बनता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज इक्वल टू करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव में ही चलता है, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी बोलते हैं। लास्ट ईयर क्योंकि डिमांड कम थी और पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक सर्विस बेस्ड और डिमांड बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, कि चीजें लोग खरीदते हैं और यहाँ पे लाके बेचते हैं, वो चलती हैं तो इकोनॉमी चलती है। आप देख लें ज्यादातर पाकिस्तान में तरक्की किन लोगों की हो रही है, जो सेल्स के लोग हो गए, और बाहर की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, चीजें बेच रही हैं यहाँ पे और पैसे लेकर जा रही, यानी सेल ही सेल चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। तो सर्विस सेक्टर इसीलिए हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा पोर्शन भी है, ये आपको अब पता लग ही गया होगा। Service sector is almost 56% of our GDP. Agriculture is almost 19-20, and the rest of it is industry. So इस वजह से हमारी डिमांड जब कम हुई, और उसका नुकसान एक तो ये हुआ कि सर्विस सेक्टर तो पाकिस्तान का बर्बाद हुआ ही हुआ। रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्री और स्कूल्स और वैन सर्विस और ट्यूशन सर्विस और हर तरह की सर्विस, लेकिन साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स उसकी वजह से कम हुई, सॉरी इंपोर्ट्स कम हुई, क्योंकि लोगों की डिमांड ही नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बड़ी कांस्टेंट सी रही, क्योंकि मरे हुए को क्या मारना, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वैसी इतनी कम थी कि उनके अंदर कोई बहुत खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। वो हो गया 2020 का दौर, जिस कोविड-19 ईरा जिसको हम बोल सकते हैं। 20 में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिमांड दोबारा से शूट अप करी है, इसीलिए आप देखें ऑयल प्राइसेस भी बहुत हाई हो गई। ऑयल प्राइसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान के डेफिसिट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट तो ऑयल है और उसके रेट्स तो बेपनाह नीचे गिर गए थे। अब लेकिन पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है ऑयल, वो बहुत महंगी हो चुकी है, वो 2008 के लेवल से भी ऊपर जा चुकी है। 8 में क्योंकि एक और इकोनॉमिक क्राइसिस आया, एक तो ये इंपोर्ट हमारी बहुत बढ़ गई है, दूसरी चीज है हमारी एक्सपोर्ट्स में किसी किस्म की कोई खास ग्रोथ हो नहीं रही। रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन रेमिटेंसेस ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस के हिसाब से तो नहीं बढ़े। तो ये हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस हमेशा से रहता है, या करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम तिजारती खसारा हमेशा से बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके लॉन्ग टर्म और इसका शॉर्ट टर्म हल तो यही है कि अगर तिजारती खसारा इसी तरह बढ़ता जाएगा तो रिजर्व्स तो जीरो हो सकते हैं, खुदा न करे, और रिजर्व जीरो होने से पहले ही मार्केट सेंटिमेंट्स डॉलर के रेट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, डॉलर जब बहुत ज्यादा डिमांड में होगा, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप डॉलर में पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डॉलर की डिमांड ज्यादा है। जब डॉलर हाई डिमांड में होगा तो क्या होगा कि डॉलर का रेट और बढ़ेगा, रुपी की डिमांड और कम हो जाएगी, रुपी का रेट और कम होगा, जो आपने देख ही लिया है कि एकदम डॉलर ने जो उड़ना शुरू किया है, तो इस टाइम हमें नजर नहीं आ रहा कि वो कहाँ गिरेगा जाके। आई थिंक अभी 174 हुआ एक दिन के अंदर। जब हमें स्टिमुलस की अभी खबर आई है और एग्जैक्टली सऊदी अरेबिया ने अभी दिए नहीं है, आप देखें कि 1/7 इज ऑलमोस्ट 14%, ऑलमोस्ट 13 टू 13.5% आप कह लें। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए हैं एक दिन की खबर से, और डॉलर ₹2.5 नीचे गिर गया है इंटरबैंक के, क्योंकि लोगों को पता है कि अब आप देखें कि जी रिजर्व्स बढ़ने वाले हैं, यानी रुपी इतनी बुरी करेंसी नहीं है। तो एक तो पाकिस्तान की ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बिल सिर्फ रुपी कम होने की वजह से, रुपी की कदर बढ़ने से ही हो जाएगा कम, कि जी अब तो आप पहले $100 का ऑयल लेते थे, अब आप $97.6 का ऑयल लेते हैं, तो आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया ने वादा किया है $1.2 बिलियन वर्थ का ऑयल भी हमें देगा, आप कह लें उधार में। तो ये चीजें जरूरी हैं, या ये आईएमएफ के थ्रू होगा या ये सऊदी अरेबिया के थ्रू होगा। आईएमएफ से हमारी जो टॉक्स हैं वो स्टॉल कर गई हैं, आपको पता ही है। और ये एक अच्छा, अब आईएमएफ जाता है ऐसी रिफॉर्म्स के ऊपर जो
जी जी, जरा सा मुझे कंप्लीट करने दें फिर। तो आईएमएफ ऐसी रिफॉर्म्स के ऊपर जाता है जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते आते गरीब का कचूमर निकल चुका होता है और अमीर उसके अंदर से कोई ना कोई बाईपासिंग टेक्निक निकाल, दिस इज वन थिंग। तो आईएमएफ से अभी टॉक्स नहीं आ रही क्योंकि आईएमएफ तो ऑयल प्राइसेस को मजीद बढ़ाने के चक्कर में है। आईएमएफ शायद डॉलर डिवैल्यूएशन भी चाहता है, इन्फ्लेशन चाहता है, बिजली के रेट बढ़ाना मजीद चाहता है। पता नहीं है बिजली के रेट और क्या बढ़ सकते हैं हमें, लेकिन तो अब बिजली का रेट, ऑयल के रेट बढ़ने से क्या होगा, पाकिस्तानी इंडस्ट्री और इनकम्पैटिटिव हो जाएगी। अब हम और एक्सपोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट्स और महंगी दिखेंगी, लोग कहीं और से, बांग्लादेश से रेट बढ़ाने से क्या होगा, गरीब का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगी। गरीब का अपनी नौकरी पे जाना महंगा हो जाएगा, लोगों का बिजली गैस इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा, गरीब पिसेगा। तो गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है ये सब करने की, लेकिन आईएमएफ की शराइत ऐसी होती है। और शॉर्ट टर्म में यानी अगले 2-3 साल के लिए तो हम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अभी एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल $20 बिलियन की कर रहे हैं और अगले साल हम $30 बिलियन की कर, और उससे अगले साल $40 बिलियन की कर। एक्सपोर्ट्स तो ग्रो, $1-1 बिलियन भी हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से हमें शॉर्ट टर्म में तो कहीं ना कहीं से बोरो करना ही पड़ेगा। एंड सऊदी अरेबिया की जो ये ऑफर है ये बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर है। ऑल्दो जब वो हमसे नाराज हो गए थे तो उन्होंने हमसे पैसे वापस भी ले लिए थे, लेकिन अब दोबारा से थोड़ा सा दोस्ती बढ़ गई है तो उन्होंने बड़े मुनासिब से रेट्स पे इंटरेस्ट भी हमें पे करना है, हमें ये लेंडिंग फैसिलिटी दे दी है। तो ये शॉर्ट टर्म में तो ऐसे ही। लॉन्ग टर्म में सिंपल सी एक बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मॉडर्नाइज होनी चाहिए। हम पकड़ के सिर्फ धागा और कपड़े और ये सब चीजें एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, और तमाशा ये बन चुका है कि हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो सब होगा फिर प्रॉब्लम। तो हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री लगाएं। ये चीजें आप लिख लीजिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप करें, इसके बाद लॉजिकली एडवांस्ड एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं। सर्विस सेक्टर को गवर्नमेंट इंप्रूव कर सकती है, सबसे अहम चीज ये है। पाकिस्तान में अभी तक पेपॉल अकाउंट नहीं खुलता, ये कितनी बड़ी कोई तकलीफ की बात है। सो these are the things that need to be taken care of, और इंडस्ट्री की थ्रू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही हमें बचा सकती है। अभी कोई सवाल समझ आ रहे हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं। तो मैं इसको एक्सप्लेन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चलें पहले। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इंपोर्ट करने की जगह उनकी इंडस्ट्री यहीं पे लगा लें। जैसे पाकिस्तान में हम, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंपोर्ट जो है वो गाड़ियां हैं, वही गाड़ियां पाकिस्तान में बनने लग जाए। पाकिस्तान उन गाड़ियों को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करना शुरू कर रहा? पाकिस्तान की एक अच्छी खासी इंपोर्ट जो है वो मोबाइल फोन्स और इस तरह के गैजेट्स हैं। तो जब इंडिया में ये सारे गैजेट्स और असेंबल हो रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों इंडिया जैसी कंपैटिटिव ऑफर नहीं दे सकता? ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। इस तरह की चीजें जो है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। सर्विस सेक्टर जो है एक बड़ा आसान तरीका है, हम सर्विस सेक्टर को डीरेगुलेट करें, उनके ऊपर जो है वो टैक्सेस कम करें, उनको आसानी दें। उनको आसानी दें इन द सेंस के वो उतनी उनको रेमिटेंसेस जो उनकी पेमेंट्स हैं वो निकालने में आसानी हो, वो टैक्स कम पे करें, उनको कोई आप सब्सिडी दे दें इलेक्ट्रिकल बिल्स में। ये चीजें आपके सर्विस सेक्टर को बूम दे सकती हैं। आप एजुकेशन के अंदर जो है वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तालीम आसान कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी। हमारी अनफॉर्चुनेटली सारी एक्सपोर्ट बड़ी टेक्सटाइल सेंट्रिक है अभी।
तो हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। अच्छी चीज है जिसको लोग मजाक में ले जाते हैं वो है हेम्प। हेम्प की कल्टीवेशन पाकिस्तान में हो रही है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे हो रही है, लेकिन हेम्प कैन बी अ गुड एक्सपोर्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। दुनिया जहान में ऑलिव एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान ऑलिव इंपोर्ट कर रहा है। एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस। दीज आर ऑल द सेम थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ये है एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने आपको बता दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से ये होगा, कम से कम आप कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसको इंपोर्ट करने के लिए आप पैसे भी नहीं निकाल रहे होंगे, आप अपने डॉलर्स नहीं वेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 एंड 21, आई डोंट थिंक कि दोनों क्राइसिस में सिमिलैरिटी ज्यादा है। ऑफ कोर्स शुरू में कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से डिमांड फॉल करती है, उसके चक्कर में पूरी इकोनॉमी बर्बाद। तो 2008 में ये था कि जो लेंडिंग बैंक्स थे वो बैंकरप्ट हो गए, तो उन्होंने जो उनको लोगों ने पैसे देने थे जैसे लीमन ब्रदर्स, वो क्योंकि जो लोग थे वो स्पेकुलेट कर रहे थे, वो होम लोन्स को पे नहीं कर पाए। ऑल्दो दिस इज नॉट माय टॉपिक, मुझे जितना सिंपलिस्टिक पता है मैं बता देता हूँ। बैंकों ने आगे कर्जे दिए देने थे, वापस वो उनको पे बैक नहीं कर सके, और ये पूरा एक सीरीज चल पड़ी। जब बैंकरप्सी होती है इसका मतलब है पूरा एक इकोसिस्टम, एक पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, क्योंकि ए ने बी के पैसे देने, बी ने सी के, सी ने डी और ई के देने, और ई ने एफ जी एच के देने। तो एक तरह से बहुत सारे लोगों का सरमाया डूबता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो जिनका सरमाया डूबा वो तो गरीब हो गए, उनकी डिमांड कोलैप्स कर गई। दूसरा है मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब होंगे, जनरली लोग अब अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे, लोग पीछे हटेंगे, डिमांड कम होगी, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से वेयर हाउसेस भरेंगे, वेयर हाउस एक दफा भरना शुरू हो गए तो फैक्ट्रियां बंद होना शुरू होंगी, फैक्ट्री बंद होगी तो लोग बेरोजगार होंगे, डिमांड मजीद कम होगी। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। ये 2008 में खासकर हुआ, और इवेंचुअली फिर यही हुआ कि यूरोप को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। चाइना वॉज द ओनली कंट्री जहां पर ये सब इतना ज्यादा फील नहीं हुआ था क्राइसिस। उसकी एक वजह ये थी कि चाइना की सप्लाई चेन लार्जली चाइना पे ही डिपेंड, जिसके चक्कर में चाइना थोड़ा इम्यून रहा इस सबसे। ठीक है, 2021 का क्राइसिस तो नहीं था, 2020 का क्राइसिस है पाकिस्तान का। तो देखें, दो हजार 20 में कोविड आ गया, डिमांड कम हो गई, लॉकडाउन लग गए, लोगों ने खेल तफरीह बंद कर दी, सिर्फ इलाज मुआवजे और खाने पीने के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे, वेकेशंस बंद हो गई, बंद हो गए, नए घर खरीदना बंद हो गए, पार्टियां खत्म हो गई, और दूसरी चीजें लोग बीमार हुए तो गरीब हो गए, हर तरह से डिमांड कम हुई। एक इकोनॉमी जो है वो डिमांड ना होने की वजह से सर्विस सेक्टर बर्बाद होता है, पहले सर्विस सेक्टर बर्बाद होता है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर बर्बाद होता है, और इस तरह से फिर काम चलता रहता है। तो ये आंसर हो सकता है। क्लियर इज? एनी अदर क्वेश्चन? Sharma sir, Saudi Arabian, she wanted to open her own. जी जी जी, ये तो बड़ा पर्सनल सा आपका ग्रीवेंस है, लेकिन क्या कह सकते हैं जी, नेशनल बैंक तो नेशनल बैंक है। देखिए, यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के
जस्ट गिव मी, हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी पीछे है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी, लेकिन हमारा गवर्नमेंट सेक्टर तो कोई लगता है जैसे पत्थर के दौर में चल रहा है। तो मैं जानता हूँ एक साहब को, वो पोस्टल लाइफ में उनकी इंश्योरेंस स्कीम है, आप अंदाजा लगाएं अभी भी पंच करके वो कागज के अंदर वो धागे डाल के, और 6-6 महीने लोगों के क्लेम नहीं आते, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये लोगों को बड़ा जिच कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, हालांकि ऑनलाइन सिस्टम में लोगों की जो रसीदें हैं वो अभी रिकंसाइल होंगी 6 महीने, जिन्होंने 15 साल अपनी पूरी किस्तें जमा करा दी इंश्योरेंस की, उन्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलना जो है वो इतना मुश्किल हो जाए। तो हम, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो, क्योंकि मैंने अपनी नजरों से इसको एक्सपीरियंस किया। तो आवर प्राइवेट सेक्टर इज फार बिहाइंड, बट आवर गवर्नमेंट सेक्टर इज मच फार्दर, जिसकी वजह से मसाइल तो हो रहे हैं। तो आपने जो बात की जठियाल साहब, ऐसा ही है। कुछ चीजों में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जैसे वो भी अकाउंट खोलने के लिए, चाहे चले कम से कम प्राइवेट सेक्टर में आसानियां ला रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से कुछ बेहतरी आई है। पाकिस्तान का पासपोर्ट बेहतर हो रहा है अब, बकौल अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के, कि अब वो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन. You can also come up with ideas. You can also ask for my comments. How do I feel? But I think it was a very good question, Aska. And I think I tried to be as simplistic as I could. क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड आ ही सकता है। अच्छा जी, ज़िया की इस्लामाइजेशन पे आते हैं। ज़िया साहब ने शरीयत बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जो कवानीन को या जो चीजों को, जो यहाँ तक हम, हाँ, जो कवानीन को, चीजों को, केसेस को इस्लामी शरीयत के हिसाब से देख सके। अच्छा, ये कितना काउंटर इंट्यूटिव है। आप एक बात कहते हैं कि हमारा जो आइन है वो इस्लामी कवानीन के हिसाब से बना है, और कोई चीज इस आइन में इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकती, ऐसे ही हम लोग सब कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जज फैसला दे रहे होंगे वो आइन के हिसाब से ही देते हैं, तो वो इस्लामी आइन के हिसाब से। तो हमने ये पकड़ के एक शरीयत बेंच किया था। ये कुछ कॉस्मेटिक ऑप्टिक इकदामात थे, जिससे ये नजर आया कि हम बहुत इस्लाम। काजी कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया कि जी काजी इस्लाम के हिसाब से देगा। इसका मतलब है चीफ जस्टिस या जस्टिस जो है वो इस्लाम के हिसाब से नहीं, इस्लाम के खिलाफ फैसला देता है। इन्फोर्समेंट ऑफ जक़ात, जक़ात की डिडक्शन स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट ने एक तो जक़ात ना देने वालों के खिलाफ हल्का फुल्का सा कुछ क्रैकडाउन भी किया, लेकिन दूसरी चीज ये हुई, बैंक अकाउंट होल्डर्स की से जक़ात कटना लग गई ऑटोमेटिकली। इस्लामिक इनोवेशन इन एजुकेशन सिस्टम, इस्लामिक इनोवेशन आई एजुकेशन सिस्टम के अंदर दीनी मौज़ूआत पे सेमिनार बहुत ज्यादा होने लग गए। पहले इतना रुझान नहीं था। रिया साहब ने इसको बहुत इंकरेज किया। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में हर टॉपिक पे बेइंतहा सेमिनार्स होते हैं, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, इट्स अ गुड। और इस्लामियात को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया, ऑल्दो इस्लामियात लोग पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब they made sure that Islamiyat is read like that. Sharia faculty at Quaid-e-Azam in यूनिवर्सिटी, Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की प्राइम मोस्ट सरकारी यूनिवर्सिटी है, कराची, सॉरी, इस्लामाबाद में है। यहाँ के अंदर एक शरिया फैकल्टी बनाई गई है, एक ऐसी फैकल्टी है, ऐसा डिपार्टमेंट जो शरीयत के टॉपिक्स और कवानीन के ऊपर बात करेगा। सो ये कुछ चीजें एजुकेशन सिस्टम के अंदर हुई। नेशनल ड्रेस को प्रमोट किया गया। ज़िया साहब खुद शेरवानी पहनते थे या वर्दी पहनते थे, कोट पैंट शाज़ो नादिर ही उन्होंने अगर पहनी हो तो पहनी, या सफारी सूट भी वो नहीं पहनते थे। तो शेरवानी या अचकन या फिर उनकी अपनी वर्दी वो पहनते थे। फिर कानून शहादत ऑर्डिनेंस आया, जो कि एक बड़ा ही खतरनाक सा ऑर्डिनेंस था खवातीन के लिहाज से। उनकी जो गवाही थी, 2 खवातीन की गवाही को 1 मर्द के बराबर कर दी गई। यानी अगर एक चीज की एक खातून गवाह है तो इसका मतलब वो गवाही पूरी नहीं है, तो उसके बेसिस पे फैसला हो नहीं पा रहा होता। तो दिस इज हाउ इट इज। दूसरी चीज है चादर एंड चार दीवारी के, जो कुछ चादर और चार दीवारी के पीछे हो रहा है वो प्राइवेट मैटर है, उस पे स्टेट ज्यादा बात नहीं करेगी। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ये भी एडवर्टीजमेंट बहुत सारी पाबंदी लग गई।
क्योंकि ये ऐड आ सकता है कि मुझे ला दो या खुद खा लो, ये वाली चीज आ सकती है। खवातीन इसमें ये नहीं हो सकता। इसके चक्कर में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री खराब हुई। सोसाइटी में रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ी है, क्योंकि एक खास फिरके को बहुत ज्यादा इंकरेज किया स्टेट ने। उसको इंकरेज करने की वजह से बाकी फिरके जो है वो बैकग्राउंड में चले गए, बैक स्टेज पे चले गए, और देन उसके चक्कर में फिर बहुत सोसाइटी के अंदर आप एक दूसरे से दीनी मौजूआत पे जो एक बहस होती है ना, फिरका वाराना बहस बहुत आ गई, मार कुटाइयां बहुत शुरू हुई, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, एक दूसरे पे काफिर काफिर के फतवे लगना शुरू हुए, लोगों के रिलीजियस लीडर्स को मुख्तलिफ सेक्ट्स के मारना स्टार्ट हुआ। ये इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा। ब्लास्फेमी की पनिशमेंट सजाए मौत फाइनल हुई या पक्की हो गई 1985 वाली जो मजलिस शूरा थी ना, उन्होंने ये कर दिया कि ब्लास्फेमी की सजा तो सिर्फ है ही मौत, यानी गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आप लोगों ने देख ही लिया है कि आजकल भी अभी टीएलपी इसी टॉपिक पे लगी हुई है, लाहौर को ब्लॉक कर रही है। सो ये चीजें पहले नहीं थी, ये चीजें ज़िया साहब के दौर में आई, और जिसके बड़े दूरस्थ नताइज सोसाइटी को बर्दाश्त भी करने पड़े। ज़िया की रूल को रेजिस्ट करने के लिए जुल्फिकार एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज भी करती थी सपोजिटली, और मुर्तजा भुट्टो उसके लीडर थे। यानी ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्होंने मारने के भी काम स्टार्ट किया, तो ये जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन थी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए बनाई। दूसरी एक तहरीक थी जो बिल्कुल पीसफुल थी, पॉलिटिकल थी, और बड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तहरीक थी। वो थी मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, MRD, जो तमाम ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था जो ज़ियाउल हक के रूल के खिलाफ थे। इसमें जमात इस्लामी शामिल नहीं होगी क्योंकि वो ज़ियाउल हक के साथ बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी क्योंकि वो ज़ियाउल हक साहब के साथ बैठे हुए थे। तो लेकिन बाकी पीपल्स पार्टी थी, नवाबजादा साहब की पार्टी थी, फिर जो बलोच कौम परस्त हैं उनकी जमातें थी, आई थिंक इवन नेशनल अवामी पार्टी भी होगी। लेकिन ये तमाम पार्टीज जो थी इन्होंने MRD बनाई, और फिर MRD ने बॉयकॉट भी किया था इलेक्शंस ऑफ 1985। ज़िया साहब का जहाज 88 में क्रैश होता है और सदर गुलाम इसहाक खान जो है वो कायम मुकाम सदर बन जाते हैं पाकिस्तान के, जो उस वक्त चेयरमैन सेनेट होते हैं। और कहा जाता है कि शायद जुल्फिकार उसमें मुलविस थी प्लेन क्रैश कराने में। कुछ लोग इवन अमेरिका के ऊपर भी इल्जाम देते हैं, बट इट्स स्टिल अ सीक्रेट। ज़िया के बाद 4 अदवार आते हैं जिनको हम 90s कहते हैं, और फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग मैं इनको नर्वस 90s कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि सियासतदानों को खुद नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, और इस पूरी कौम को नहीं पता चला कि वो 88 से 99 के जो 11 साल हैं वो कैसे गुजर गए, पाकिस्तान ने उसमें क्या किया, पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या थी। एक मार्शल लॉ से अगला मार्शल लॉ हो गया, यानी 11 साल में एक 11 साल के मार्शल लॉ के बाद 11 साल बाद एक और मार्शल लॉ। इस इन अदवार में फर्स्ट पीरियड पे मैं क्विकली आपको बता दूं, 1988 टू 1990 बेनजीर का पहला दौर, 20 मंथ्स मिले बेनजीर को। इस दौरान आई थिंक बेनजीर की बेटी भी पैदा हुई, तो वो छुट्टियों पे भी थी लाजमन, बट शी वाज स्टिल अ हार्ड वर्किंग लेडी। बेनजीर ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की। हमीद गुल साहब खुद कहते हैं कि फिर कुछ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI बनाई उन्होंने, और फिर बेनजीर की सीटें कम करने की कोशिश की। IJI ने इलेक्शन के अंदर इंटरवेंशंस की। बेनजीर साहिबा को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल सकी। 1988 टू 1990 बेनजीर को एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप हमसे कुछ चीजों पे मुआहिदा करेंगी, मार्शल लॉ के केसेस नहीं परसू किए जाएंगे, फौजी जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा,
फौज को उमूर खारजा, दिफा और इवन इंटरनल सिक्योरिटी देखने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान के वजीर खारजा साहबजादा याकूब ही रहे उस दौर में भी, और डिफेंस जो है वो डायरेक्टली फौजी आर्मी चीफ जनरल असलम बेग देख रहे थे। इसके अलावा फिर बेनजीर साहिबा ने एक चीज की कि हमीद गुल साहब को हटाया ISI चीफ की पोस्ट से, जनरल शमसुर रहमान कल्लू को लगाया जो कि एक रिटायर्ड जनरल थे। पाकिस्तान में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन इस वजह से जनरल असद दुरानी जो है वो MI के जब थे हेड, तो जनरल असद दुरानी ज्यादा एक्टिव हो गए, फौज ने अपनी सारी सरगर्मी MI के थ्रू करने लग गई। बेनजीर का ये दौर बहुत ज्यादा टमल्टस था, बहुत ही ज्यादा हलचल वाला था, क्योंकि इनके पास सीट्स भी कम थी। इसके बाद उन्होंने इत्तेहाद जिन लोगों से करना था वो ब्लैकमेल कर रहे थे। आसिफ जरदारी साहब से शादी हो गई थी, आसिफ जरदारी साहब की कुछ करप्शन केसेस एक्सपोज हो रहे थे। सदर गुलाम इसहाक खान भी कंटिन्यू कर रहे थे एज प्रेसिडेंट, और इस्टेब्लिशमेंट मेड श्योर के गुलाम इसहाक खान रहें, और गुलाम इसहाक खान और बेनजीर की आपस में नहीं बन रही थी, जिसके चक्कर में गुलाम इसहाक खान ने 20 महीने के अंदर अंदर, यानी नॉट इवन 2 इयर्स, बेनजीर की हुकूमत घर भेज दी और नई हुकूमत के लिए इलेक्शन कराने का ऐलान किया। नवाज शरीफ साहब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के तहत तशरीफ लाए। इससे पहले वो वजीर आला पंजाब थे, वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। नवाज शरीफ साहब पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज की अच्छी खासी बात करते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आते ही अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी असर्ट करना शुरू की। फौजी सरबराह उनकी जनरल आसिफ जंजुआ से चपकलिश भी चलती रही, लेकिन आसिफ जंजुआ साहब का इस दौरान इंतकाल ही हो गया। फिर उन्होंने जनरल काकड़ साहब को अपॉइंट किया। जनरल काकड़ निस्बतन लेस इंटरवीनिंग आर्मी चीफ थे, काफी प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पे जाने जाते थे। नवाज शरीफ साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया, चीजें प्राइवेटाइज होना शुरू हुई। 90s में पाकिस्तान का एटमी जो प्रोग्राम है वो बहुत हद तक बहुत हद तक मैच्योर हो चुका था। Although it was still a secret, but Pakistan was a nuclear power undeclared. उसकी तरफ काम हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। आई थिंक ग्लेन अमेंडमेंट और प्लैट अमेंडमेंट्स के चक्कर में जो सैंक्शंस थी वो भी अभी तक थी, जो कि बेनजीर साहब अपने अगले दौर में आके हटाना चाहेंगी। उसके बाद लेकिन फौज तो नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के सदर गुलाम इसहाक खान से के साथ इख्तलाफात चलते रहे। गुलाम इसहाक खान साहब ने उनकी हुकूमत को घर भेज दिया। नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि 58(2) ध्यान से 58(2)B में ये भी क्लॉज है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस एग्री नहीं करता रेजोल्यूशन ऑफ हाउस से, यानी असेंबली तहलील करने से, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस खुद रिक्वेस्ट करेगा। वो लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और कहा कि वैलिड रीजंस नहीं थे प्रेसिडेंट के पास, तो इसलिए असेंबलियां बहाल हो गई, लेकिन काम चलता नहीं नजर आ रहा था। तो क्या किया गया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों से कहा गया कि भाई दोनों घर जाओ, और फिर दोनों घर चले गए। गुलाम इसहाक खान से पाकिस्तान की जान छूट गई, और फिर वसीम सज्जाद चेयरमैन सेनेट थे। वसीम सज्जाद कायम मकाम सदर बन गए। 93 से 96 बेनजीर के 2.5 साल, तकरीबन 2.5 पौने 3 साल का दौर आया। दूसरा दौर आया, मोहतरमा दोबारा इलेक्शन लड़के आई। अगेन उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। बेनजीर साहिबा ने कुछ रिफॉर्म्स किए, इसमें सदर फारूक लगारी को सदर बनाया गया। रिफॉर्म्स में फर्स्ट वेमेन बैंक आ गया, फिर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आया, खवातीन को एम्पावर करने की बात की इन्होंने। इसी तरह जब बेनजीर 1988 से, आई एम सॉरी एक चीज मैं भूल गया, 88 से 90 के दौरान भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम था वो काफी अर्ली स्टेजेस में था। तो बेनजीर ने बाद में बेनजीर साहिबा ने नॉर्थ कोरिया से जाकर वो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी की जाती है, लेकिन ये हम
ऑफिशियली कभी कोट नहीं कर सकते, बट इन तमाम लीडर्स का पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत है। जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहम्मद ज़ियाउल हक, गुलाम इसाक खान, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गोज विदाउट सेइंग, ये लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, डॉक्टर मुनीर अहमद के आर्किटेक्ट्स तो हैं, लेकिन ये इसके सेफगार्ड्स भी, इन्होंने एक चीज बहुत जेलसली गार्ड की है, वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इस मामले में एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था स्टेट का कि किसी भी किस्म के प्रेशर को स्टेट कबूल नहीं करेगी। बेनजीर साहिबा ने जो एटॉमिक प्रोग्राम था हमारा, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी वजह से लगने वाली सैंक्शंस को रिलैक्स कराया। क्लिंटन साहब को कहा सैंक्शंस लगाने का नुकसान सिविलियन गवर्नमेंट को होता है और कॉमन मैन को होता है, आप इसको करेंगे तभी जमहूरियत मजबूत होगी। तो इट वाज अ स्मार्ट मूव फ्रॉम मोहतरमा साइड। और इसके बाद जो है मोहतरमा की हुकूमत फिर घर भेज दी जाती है 96 के अंदर, उनके अपने प्रेसिडेंट फारूक अहमद खान लगारी भेज देते हैं और फिर करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। इसके बाद फारूक लगारी साहब, नवाज शरीफ आते हैं इलेक्शन में, फारूक लगारी सदर ही रहते हैं, नवाज शरीफ फारूक लगारी की छुट्टी कराते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्कैंडल होता है, जस्टिस सजाद अली शाह को बाकी जजेस खुद सबकदोश माजूल कर देते हैं। पैसे वैसे खूब चलते हैं। सदर रफीक तारड़ जिन्होंने इस पूरी साजिश के अंदर बड़ा प्राइमरी किरदार अदा किया होता है, उनको सदर पाकिस्तान बना दिया जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट करते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नतीजे में पाकिस्तान को क्या कहते हैं, सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बस ऊपर नीचे होते हैं। कारगिल वॉर होती है, 2/3 मेजोरिटी होती है, क्योंकि नवाज शरीफ के पास अमेंडमेंट्स जल्दी जल्दी आना शुरू होती हैं। नवाज शरीफ साहब कौन सी अमेंडमेंट है, 8th अमेंडमेंट को रिवर्स कराते हैं, जिसके अंदर 58(2)B होती है, जिसके अंदर सदर को बहुत सारी चीजों में सर्विसेज चीफ को अपॉइंट करने का इख्तियार होता है। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम को तमाम इख्तियारात दिलवाते हैं। और इस दौरान 58(2)B के रिवर्सल के लिए बेनजीर की भी उनको फुल सपोर्ट होती है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीट। तो ये वो दौर है। और फिर आ जाते हैं जनरल मुशर्रफ, 12 अक्टूबर 1999। अब टेक ओवर की स्टोरी मैंने नहीं सुनानी, आप तमाम लोगों को पता है, ना कोई पूछेगा। कारगिल वॉर भी नवाज शरीफ के दौर में हुई। पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए इस दौरान, ये मैंने आपको बता दिया था जब हमने लास्ट 2 लेक्चर्स कवर किए थे। शरफ टेक ओवर करते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। पता नहीं पाकिस्तान में कौन से हालात खराब थे उस टाइम पे। और फिर पीसीओ आता है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1999। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है उबूरी आईनी हुक्म। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वो उसको छोड़ें, जो पीसीओ है ना, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आके बैठी है चीज, इसके हिसाब से अब आपने फैसले देने हैं। बहुत सारे जजेस ने इसके हिसाब से हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। स्टेट और इकोनॉमी की मिलिटराइजेशन होती है, यानी तमाम बड़े बड़े ओहदों पर, इकोनॉमिक हो या एडमिनिस्ट्रेटिव, फौजी लोगों को लाके बिठा दिया जाता है। सर्विंग आर्मी पर्सनल्स को बिठाया जाता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आता है, एनएबी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सियासतदानों का पीछा किया जाता है, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाता है। करप्शन के चक्कर में उनको डरा डरा के अपनी पार्टी बनाई जाती है कि अगर हमारे पास ना आए तो हम आपके ऊपर केसेस कर देंगे। इसी तरह से नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो एनआरबी बनाते हैं। उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 आता है। टेक्नोक्रेट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। फिर लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से नाजिम का सिस्टम आता है, जिसकी वजह से इख्तियारात एक सतह नीचे आते हैं। नाजिम काम भी बहुत कराते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाकिस्तान में उस दौर में काफी ज्यादा होती है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बूम आता है, क्योंकि प्राइवेट टीवी चैनल्स खुल जाते हैं बे इंतहा। न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, इंफोटेनमेंट चैनल्स, उनके लिए
कवानीन उनको रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए एक इदारा बन जाता है। प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डुअल ऑफिस होल्ड कर रहा होता है ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत, यानी ऑल्दो ये गैर आईनी चीज है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस के अंदर इसको सिर्फ अलाउ किया जाता है। मुशर्रफ साहब क्योंकि मिलिट्री लीडर होते हैं तो उनके ऊपर पाबंदी होती है कि वो उनके ऊपर पाबंदी होती है कि वो सॉरी उनके ऊपर वैसे ही पाबंदियां लगी होती हैं पाकिस्तान के ऊपर एटॉमिक टेस्ट की, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, लेकिन मिलिट्री डिक्टेटर होने की वजह से उनको इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्लेम नहीं किया जाता। 9/11 हो जाता है, 9/11 होता है तो मुशर्रफ साहब बड़े डार्लिंग बन जाते हैं सदर बुश के, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत होती है। अब आप देख लें जो बाइडन ने भी पाकिस्तान को तंग कर कर आके अब फिर से अफगानिस्तान में जब टेंशन शुरू हुई है तो बाइडन साहब जो है वो पाकिस्तान से ये अब ताउन मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पास बहुत एड आती है 9/11 के बाद 2001 ऑनवर्ड्स, और वो खर्च भी बहुत ज्यादा होती है, खूब पैसा लगता है पाकिस्तान के अंदर। जुडिशरी एंड लॉयर्स मूवमेंट 2007 में होती है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल करने की बात की जा रही होती है, उस चक्कर में लॉयर्स मूवमेंट होती है। अल्टीमेटली मुशर्रफ वीक हो जाते हैं और मुशर्रफ साहब इमरजेंसी लगा देते हैं। इमरजेंसी लगाने के बाद वो आर्मी की कमांड एक और जर्नैल को देते हैं जिनका नाम जनरल अशफाक परवेज कियानी होता है। कियानी साहब मुशर्रफ साहब को बाद में खुटे लाइन लगा देते हैं। मुशर्रफ साहब एक सिविलियन प्रेसिडेंट होते हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि हम इनकी इम्पीचमेंट करेंगे। मुशर्रफ साहब डर के मारे पहले ही इस्तीफा दे देते हैं और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर ये भी 2007 में आता है। पीपल्स पार्टी से मुआहिदा होता है कि हम आपके पुराने केसेस खत्म कर देंगे ताकि आए मफाहमत करें, सियासी चीजें खत्म हो। ऑल्दो ये फिर कोर्ट में चैलेंज होता है तो इफ्तिखार चौधरी साहब इस ऑर्डिनेंस को भी नल एंड वाइड करा देते। तो दिस इज हिस्ट्री टिल 2007। एलजीओ 2001 है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001, जिसके तहत नाजिम, जिला नाजिम, तहसील या तालुका नाजिम और यूनियन काउंसिल का निज़ाम आया ताकि इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर आए। लोग अपने काम जो है वो लोअर लेवल पर सर अंजाम दे सकें। ठीक है जी जी। मिलिट्री रूल के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इस तरह से होती है कि जो तरक्याती काम है ना वो वाकई लोकल लेवल पे होते हैं। जनरली जो हमारी लीडरशिप जो मिलिट्री रूल को चैलेंज करती है वो तो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे होती है। उनकी इन्फ्लुएंस को, उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर ज्यादा इख्तियारात भेज दिए जाते हैं और उन लीडर्स को एम्पावर किया जाता है। ये एक अच्छी बात है, आयरॉनिक भी है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो उल्टा लोकल गवर्नमेंट्स को वीक करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं हम खुद आए हैं, लेजिस्लेशन हमने करनी है, इख्तियारात तो मैं किसी को नहीं। एक चीज और होती है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जो फौजियों को फायदे मिलते हैं। पहला ये है कि जो मेन स्ट्रीम सियासतदान है वो लाइमलाइट से हट जाते हैं, तो वो पीछे हो जाते हैं और उनका इन्फ्लुएंस, उनकी फंड्स अवेलेबिलिटी कम होती है। दूसरी चीज है कि जो लोकल लेवल के सियासतदान है उनका स्टेचर इतना बड़ा नहीं होता कि वो गवर्नमेंट्स के खिलाफ रेजिस्ट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। दूसरी बात है कि वो नॉन पार्टी इलेक्शंस थे। तीसरी चीज है कि इन लोगों को, क्योंकि ये छोटे लेवल पे होते हैं, तो स्टेट प्रेशर से मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो निस्बतन। तो ये तीन चीजें जो हैं ये हम, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मैंने बता दिया। एस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को। क्या पाकिस्तान में अवाम कमजोर और एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल? बड़ा ये खतरनाक सवाल है। आई थिंक ये इसमें कोई बहुत कॉमन सेंस नहीं लगती कि ऐसा ही है। कौन मजबूत है ये तो आपको पता चल जाना चाहिए सर। ठीक है ओके, मूविंग फॉरवर्ड। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान हमने पढ़ना है। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। सर जब लगाते हैं
अच्छा, आपने एक ही चीज 2 दफा लिखी हुई है जनाब। पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मजबूत भी बहुत ज्यादा है। तो जब कोई पार्टी उनके हिसाब से हल्का फुल्का सा भी नहीं चल रही होती तो वो उसको हिला देते हैं। ये आपने लास्ट उसमें देख ही लिया कि क्या हुआ। नहीं, विन विन सिचुएशन देखिए, मिलिट्री का पॉलिटिकल स्टेक होना ही नहीं चाहिए, तो विन विन सिचुएशन मिलिट्री के लिए किस तरह से हो जाती। बात आपकी सही है, मैं जटियाल सब समझ गया हूँ, आप लोकल बॉडीज के लिहाज से कह रहे हैं। Political parties responsible alone, they are not responsible alone for this. I think a lot of factors are there. Establishment and it carrying political power, it having a lot of a lot of influence is also a reason. मैं अब नेक्स्ट स्लाइड आपको शेयर कर दूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। आप इतनी देर में ये देखें कौन कौन से कंट्रीज हैं, इसको अब आप सर्च करें। एंड आई एम गोइंग टू टेक अ 5 minutes break. We'll be back by 11:15. Just drinking water and something, and then we'll be back.
ओके जी, आप लोगों ने देख लिया। किस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है? पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक ये बड़ा ट्रिकी, ये एंड में करूंगा। इसको आप एंड में रख लें, बिकॉज इस तरह ये बड़ा लंबा सा सवाल भी हो सकता है। आपने देख लिया न्यूक्लियर पावर्स कौन कौन सी है। इसमें इजराइल ऐसी पावर है जो डिक्लेयर्ड नहीं है, बाकी तमाम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं। दूसरी चीज है कि नॉर्थ कोरिया ऐसी न्यूक्लियर पावर है जिसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं है। दुनिया को पता नहीं है कि वो कितना सच कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बड़ी क्लोज कंट्री है। पाकिस्तान और इंडिया ऐसी न्यूक्लियर पावर्स हैं जो कि एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं कर रहे। ठीक है, कि हम ये नहीं कमिट करते कि हम प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे। तो ये चीज है। दुनिया में सबसे पहले यूएस, फिर रशिया, फिर चाइना बना। आई थिंक उसके नहीं, यूएस, रशिया, फिर यूके, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, और इसी दौरान कहीं पर इसराइल और नॉर्थ कोरिया। ठीक है जी। जी कोई क्वेश्चन है? सॉरी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अबाउट ईरान? ईरान इज स्टिल नॉट अ न्यूक्लियर पावर। ईरान अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम कोशिश कर रहा है चलाए, लेकिन अभी तक ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं रखता कि किसी के ऊपर हमला कर दे अपने न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। कोशिश उनकी ये हो सकती है, मगर अभी तक ईरान ने ऐसा कुछ नहीं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, फायदे क्या हैं? डेटरेंस बन जाती है और बैलेंस ऑफ पावर आती है। जो लोग आईआर पढ़ेंगे, आई थिंक वो रियलिज्म के अंदर बड़ा जल्दी इसको पढ़ भी लेंगे मेरे से, कि डेटरेंस क्या होती है। डेटरेंस होती है किसी एडवर्सरी या एनिमी को आपके खिलाफ कुछ करने से रोकना, कि ये किया ना तो मैं, तुमने अगर ये लाइन क्रॉस की ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। जैसे हम कहते हैं ना, दोस्तों में, आप दो लोगों में लड़ाई हो जाए, तुमने इस गाली दी ना तो मैं तुम्हारी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इवन अम्मी को शिकायत लगा दूं या अब्बू को शिकायत लगा दूं। उससे क्या होता है कि एक रुकावट है, एक हल्का सा एक डर बिठाना है। तो डेटरेंस क्या है कि अगर आपने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं आपके ऊपर एटम बम से हमला करूंगा। पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर डेटरेंस को यूज करता है। इंडिया जो कि पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी पावर है मिलिट्री की, इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर कन्वेंशनल वेपन्स और आर्मी से हमला करे तो पाकिस्तान का तो कुछ भी ना बचे। तो ये इंडिया जो है वो इस वास्ते पाकिस्तान एक डेटरेंस क्रिएट करता है और बैलेंस ऑफ पावर बन जाती है। पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑल्दो उसकी जीडीपी और उसकी पॉपुलेशन के साइज के लिहाज से तो बहुत छोटा ज्यादा है, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो बैलेंस ऑफ पावर फिर ये कि दोनों मुल्क कहते हैं कि अच्छा क्या होगा जब हम हार रहे होंगे तो हम एटम बम चला दें। ये एक डेटरेंस क्रिएट। थर्ड वर्ल्ड वॉर इसीलिए कहते हैं कि नहीं होती, क्योंकि हर मुल्क को एक डर है कि हम अगर एक हद से ज्यादा बढ़ गए तो न्यूक्लियर वेपन्स अगर दूसरा हमारे एडवर्सरी के पास हुए तो नुकसान तो हमारा भी होगा। देखें, वर्ल्ड वॉर में हमेशा दो तीन बड़े मुल्क होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और बाकी सारे उनके साथी होते हैं। तो बड़े ग्रुप्स क्या क्या हमारे पास बने हुए हैं इस टाइम पे? चाइना है और अमेरिका है, फिर अमेरिका के साथ वेस्टर्न यूरोप है खासकर, या यूरोपियन यूनियन कह लें या नेटो कह लें। जबकि चाइना के साथ अभी रशिया बड़ा अलाइन होता जा रहा है। तो अब ये इनमें देख लें, यूरोपियन यूनियन में देख लें तो फ्रांस और यूके, ऑल्दो यूके अब यूनियन में नहीं है, ये दोनों न्यूक्लियर पावर है। यूएस खुद न्यूक्लियर पावर है। चाइना को देखें तो वो न्यूक्लियर पावर है। रशिया न्यूक्लियर पावर है। अब चाइना का एलाई पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। चाइना का एलाई नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है। यूएस का एलाई, इमर्जिंग एलाई अमेरिका न्यूक्लियर पावर है। तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। अच्छा जी, नेशनल प्रेस्टीज, लाजमी बात है, कोई कौम एटमी ताकत है तो वो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना, वरना तो हर कोई बन जाए। वरना ईरान काफी देर से कोशिश कर रहा है, वो क्यों नहीं बन पा रहा? अब सऊदी अरब को भी काफी शौक चढ़ गया। तो ये चीजें इस लिहाज से अहम। नुकसानात क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स बहुत डेंजरस है भाई, सिंपल सी बात है।
लाखों लोगों को एक झटके में मार देते हैं और पता नहीं कितने लोग माजूर हो जाते हैं और नस्ल दर नस्ल इसका इफेक्ट चलता रहता है। बहुत डेंजरस है, मैस डिस्ट्रक्शन यानी बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियार। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इनको बनाना, इनको डील करना अच्छा खासा महंगा काम है, कोई सस्ता काम नहीं है। इनको मेंटेन करना, इनकी रिपेयर मेंटेनेंस में मेंटेन करना, इनको हैंडल करना, पाकिस्तान के अंदर पूरा एक अथॉरिटी है इसके ऊपर, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो ये सब चीजें देखता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत है, न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट होता है उसे कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना होता है, क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिव होता है, वो भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात याद रखिएगा। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेकिन क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक है, क्योंकि जो वेस्ट इससे प्रोड्यूस होता है वो बहुत थोड़ा है। और ऑल्दो एंगला मर्कल बड़ी इसके खिलाफ हो गई थी एटमी बिजली घर के, जब से जापान के अंदर जल्दी के बाद एक एटमी बिजली घर बर्बाद हुआ, लेकिन क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिस्क प्रोन जरूर है कि अल्लाह ना करे कोई हमला होता है, उस सेंस में जो है हमला हो जाए खुदा ना करे उस प्लांट पे, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, तब बहुत ज्यादा नुकसान हो। जिन लोगों को क्रेडिट जाना चाहिए वो मैंने बता दिए थे सारे। शुरू करने का क्रेडिट भुट्टो साहब को और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को जाता है। अब्दुल कदीर साहब की कंट्रीब्यूशन पे बहुत बात हो चुकी है आजकल करंट अफेयर्स में, आप उसको देख लें। न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट क्यों हुआ पाकिस्तान? लेट मी सी इफ देयर इज अ क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा जी, नो क्वेश्चन। 64 में चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, फिर इंदिरा गांधी के दौर में आई थिंक 1974 के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, लेकिन वो न्यूक्लियर जो आप सोच लें कि पेलोड है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, यानी उन्होंने उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा, यानी पीसफुल पर्पस के लिए हमने न्यूक्लियर अपने वेपन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया है। लेकिन पाकिस्तान को खटका तो लग चुका था कि अगर पीसफुल पर्पस के लिए, हर कोई पीसफुल पर्पस के लिए स्टार्ट करता है और बाद में जो है वो अग्रेसिव पर्पस के लिए इसको यूज करता है, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि 70s में ही ये इंदिरा जी जो है ये काम कर रही हैं। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से टूट चुका था, अलग हो चुका था, और इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान को एक बात का यकीन हो चुका था कि इंडिया जैसे बड़े एडवर्सरी के साथ कन्वेंशनल वॉर खाली करना बहुत मुश्किल है और उसको जीतना बड़ा। कश्मीर इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई खास पेशरफ नहीं हो रही थी कश्मीर के मामले पे, और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर एक हक रखता था, कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन खराब हो रही थी। तो इन तमाम चीजों की वजह से भी काम खराब हो रहा था। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैंने बताया इंडिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान की निस्बत, तो कन्वेंशनल वेपन्स, आर्मी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इन मैट्रिक्स पे अगर देखें तो पाकिस्तान कभी भी compete नहीं कर सकता इंडिया के साथ। पाकिस्तान को ठीक है जी, तो इसलिए ये पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन इन चागी इन ऑन 28 मई 1998 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी बेसिक सी चीज है। आईआर जिनको पढ़ाएंगे उनको मैं और ज्यादा डेप्थ में भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह।
न्यूक्लियर फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के पाकिस्तान ने कहा कि हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंतजार किया किसी और का तो फिर क्या होगा कि हम तो पहली जंग हार चुके होंगे। और पाकिस्तान की डेटरेंस तो बेसिस पे करती कि जहां उनको लगेगा कि वो हार रहे हैं वो फर्स्ट स्ट्राइक करके मामले को खत्म कर देंगे। ठीक है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। फुल स्पेक्ट्रम का मतलब है हर तरह से तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करती हुई, टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल यानी टैक्टिकल होता है स्मॉल लेवल पे, जैसे कहीं पर एक प्लाटून मूव कर रही है या एक ब्रिगेड आ रही है, आप उसको उसकी एडवांसमेंट को हिंडर करने के लिए एक टैक्टिकली कुछ करें। ऑपरेशनल यानी ऑपरेशनल मैटर्स, डे टू डे अफेयर्स के अंदर। स्ट्रेटेजिक होता है लॉन्ग टर्म, कोई चीज हो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए अगर आप डेटरेंस प्रोवाइड करें। तो पाकिस्तान की डेटरेंस तीनों स्केल्स पे है। मजीद पाकिस्तान ने कमिट किया कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे, प्रोलिफरेशन को डिस्करेज करेंगे, ऑल्दो एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, मैक्सिमम रिटेलिएशन करेंगे इन द सेंस के अगर एडवर्सरी ने एग्रेशन शो किया तो हम उसको उसी तरह से जवाब देंगे। न्यूक्लियर आर्म रेस इंडिया के साथ नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि अगर उन्होंने 4 बनाए तो हम 5 बना देंगे, उन्होंने 5 बना लिए तो हम 17 बना देंगे, वो 20 बना देंगे। अनफॉर्चुनेटली कहने में आसान है लेकिन दोनों मुल्क आपस में इसी तरह की एक रेस में है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान न्यूक्लियर सिक्योरिटी नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है, जिसको एक लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमांड एंड कंट्रोल देखती है। कमांड एंड कंट्रोल कब चलाना है, कैसे है, इसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, इसके ऑपरेशंस कैसे देखने, इसकी मेंटेनेंस कैसे होनी है, ये इसको कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल। इसको चलाने का इख्तियार किसका है? ऑल्दो वो तो प्राइम मिनिस्टर का है। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का स्कैंडल आया या पाकिस्तान का स्कैंडल आया तो उस टाइम पर नेशनल कमांड अथॉरिटी के सदर के जो आई थिंक डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था खालिद अहमद किदवाई साहब। बड़ा मशहूर हुआ था उनका नाम। जस्ट लेट्स सी who's right now the DG of National Command Authority। आमतौर पे जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है वो उसको हेड कर रहा होता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए और अपनी नॉलेज के लिए हम भी देख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन जो होता है एसपीडी, ये देख रहा होता है सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल इश्यूज, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खासकर के मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कैसे होनी चाहिए, क्या चीजें हमें इंपोर्ट करनी है, डिजाइन मिसाइल्स को कैसे करना है, पेलोड ट्रांसफर कैसे होगा, इंपोर्ट क्या चीज होगी, रॉ मटेरियल की, यानी ये तमाम जो ऑपरेशनल मैटर्स है ना वो देख रहे होते हैं। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो है ये देख रहा होता है। The strategic plan division executes and administers NCA policy। जो NCA वो पॉलिसी बनाती है और उसको ऑपरेशनली ट्रांसलेट करने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन। सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के लिए डेडिकेटेड एक सर्विस है। मिसाइल डिलीवरी सिस्टम, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान के कौन कौन से आप देख लीजिए। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देख लीजिए और क्रूज मिसाइल्स भी देख लीजिए। क्रूज मिसाइल्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं अपने टारगेट को और फिर हिट करते हैं। ग्लोबल कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो कंसर्न्स है, आउटसाइड एक्सेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई और मुल्क इसको एक्सेस ना कर सके। ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया ने जब बहुत स्ट्रॉन्ग जब उन पे प्रेशर आया तो लीबिया और ईरान ने बड़ी हद तक इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी कि पाकिस्तान के कुछ सर्कल से उन्होंने ये ली थी अनऑफिशियली कि ये जो प्रोलिफरेशन हुई है ये पाकिस्तान के थ्रू हुई है, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के थ्रू को ट्रांसफर।
तो ये था कि फिर बाकी लोग कहीं एक्सेस ना कर लें, आउटसाइड एक्सेस ये है कि पाकिस्तान पे एक्सट्रीमिस्ट काबू ना कर लें। एक दौर में जब आर्मी के अंदर कुछ हाई प्रोफाइल लोग सामने आए कि जो अलकायदा और तालिबान से खासकर जिनका एक हमदर्दी थी, तो फिर दुनिया को काफी तशवीशनाक हुई कि अगर पाकिस्तान पे कभी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट टेक ओवर कर गए तो वो कहीं एटम बम ना गिरा दें पाकिस्तान के ऊपर। ये एक चीज थी, या पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के ऊपर या अमेरिका किसी इत्तेहादी के ऊपर। ये है आउटसाइड एक्सेस या अनऑथराइज्ड एक्सेस। बिकॉज एक और कंसर्न ये है कि जनरली सिविलियन अथॉरिटी आमतौर पे वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव ही मुख्तार होता है इसका, लेकिन आर्मी की बहुत ज्यादा असर रसूख होता है, प्रैक्टिकली आर्मी ही इस पूरे डिवीजन को चला रही होती है। तो इस पर भी काफी कंसर्न होता है दुनिया का, क्योंकि जाहिर बात है आर्मी एक नॉन सिविलियन फोर्स होती है, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी तो वैसे ही पाकिस्तान आर्मी से आजकल थोड़ा कंसर्न शो कर रहे होते हैं। लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा प्रोलिफरेशन, डिजाइन हो गए, न्यूक्लियर सीक्रेट्स हो गए, न्यूक्लियर होती है डॉक्ट्रिन हो गई या टैक्टिकल इंफॉर्मेशन हो गई, लॉस ऑफ कंट्रोल सिस्टम बता दिया कि कंट्रोल कोई और हासिल कर ले। जैसे अब अल्लाह ना करे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान के बड़े एडवांस सिस्टम है, लेकिन टीएलपी आगे बढ़ रही है, एडवांस कर रही है। खुदा ना करे कल कलान टीएलपी इक्तदार पे काबू कर लेती है, कब्जा कर लेती है, बगावत हो जाती है, और बाद में टीएलपी जो है वो इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी एक्सेस कर लेती है। तो ये लॉस ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, और हो सकता है बकौल कंसर्न शो करने वालों के कि टीएलपी के कुछ हिमायती जो हैं वो गवर्नमेंट में बैठे हों या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हों। ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आई थिंक वर्टिकल होती है कि आप टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कर रहे हो, यानी आपकी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको मजीद आप इम्प्रूव करें, एडवांस करें, ये वर्टिकल हो गई, किसी और से हासिल कर, या किसी और की इतनी एडवांस नहीं है तो आप उसको दे दें। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन होती है कि जो चीज आपके पास मौजूद है वो आप दूसरे को दे दें या दूसरा आपसे ले ले, ये हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। अब ये कंसर्न्स तो हैं, तो टैकल क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्पर्स कर दें और मिसाइल प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करें, उसकी एक्यूरेसी पे, उसकी मैच्योरिटी पे, उसकी एडवांसमेंट पे काम करें, म्यूचुअल न्यूक्लियर डेटरेंस बनाएं, इंडिया के साथ बात करें कि भाई ना आप हम पे हमला करें ना हम आप पर करेंगे, अमन हो, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करें डायलॉग के थ्रू, यही चीजें, और अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को और इम्प्रूव करें। बट आई थिंक पाकिस्तान वेरी प्राउडली says that they have the best of the class command and control system. ठीक है जी, आई थिंक हमने ये कवर कर लिया है। लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। व्हाट अबाउट जापान? अच्छा, ये व्हाट अबाउट बड़े सवाल आ रहे हैं। व्हाट अबाउट जापान का अच्छा, ईरान का मैंने दे दिया है। जापान ये है कि जापान ने कमिट किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर पावर फॉर डिफेंस पर्पस नहीं अचीव करेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी यही कमिटमेंट है, और जर्मनी की। तो जापान इसलिए नहीं करता, लेकिन सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो जापान के पास है, और अच्छी खासी बिजली वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही बना रहे हैं। कैन एनीवन गेस व्हिच कंट्री रिलाइज the most on nuclear power for
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इट्स एनर्जी डिमांड। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिमांड किस मुल्क की पूरी होती है न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से? एनी गेसेस ऑफ द कंट्री? जापान का हो गया। UAE's the Baraka nuclear power plant is until only for commercial. What if the recent Abraham Accord may help UAE build nuclear weapons from that? Full spectrum deterrence अभी नहीं हुआ, पहले तो minimum spectrum deterrence नहीं आती। यानी full spectrum deterrence है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी इनकैपेसिटी नहीं है कि जो चीज ना हो रही। देखिए प्रॉब्लम यही है कि शुरू में कमर्शियल पर्पस के लिए या पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और बाद में कोई मुल्क जो है उसको मजीद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन के तहत कर देता है, और ये बहुत हद तक पॉसिबल है। मगर एक चीज है कि यूएसए जो है वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले पे। तो यूएसए डज नॉट ट्रस्ट एनी कंट्री, स्पेशली मुस्लिम कंट्री फॉर दैट, नो मैटर कि वो आजकल जितने मर्जी प्यार मोहब्बत चल रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सऊदी अरेबिया से थोड़े बहुत बातचीत चली थी, लेकिन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में उधर भी बहुत ज्यादा रिएक्शन आया था। आप इसराइल के लिहाज से बात कर रहे हैं तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल, बट अगेन इसराइल खुद भी एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कैपेसिटी का दुनिया को पता नहीं है। दूसरी चीज है इसराइल ईरान के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इसराइल ये जब बिल्ड हो रहे होते हैं ना ये प्रोग्राम, तो इतना आसान नहीं होता इनको छुपाना, ये पकड़े जाते हैं क्योंकि IAEA के काफी स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंसेस होते हैं इवन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए। तो जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इतने आराम से होती नहीं है, अननोटिस नहीं जाती। और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम को आई थिंक 97% से भी ज्यादा शायद एनरिच करना पड़ता है, और ये एनरिचमेंट जो सिविल पर्पस के लिए बहुत थोड़ी होती है। फ्रांस न्यूक्लियर पावर, बिल्कुल जवाब फ्रांस है, बिल्कुल सही कहा नम्रा आसिफ और SM जठियाल ने। असल जवाब फ्रांस है। फ्रांस की लार्जर जो चंक ऑफ एनर्जी डिमांड है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही पूरी होती है। जी, अब मैडम ने सवाल किया था सियासतदान जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है। देखिए सियासतदान जिम्मेदार होते हैं क्योंकि वो स्पेस देते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, पहले लड़ने के बाद अपने आप को कमजोर करते हैं, फिर नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ पार्टनरशिप करते हैं कि इसको हटा दो मुझे ले आओ। आप देख लें पाकिस्तान में ये जो धरने का कल्चर है ये कहाँ से है? तो धरना इसीलिए था ना कि मैं धरना दूंगा फिर बाद में मुझे नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है हेल्प करेंगी, मैं इसको हटाऊंगा, मैं खुद आके बैठूं। वो धरना कल्चर ऐसा बना कि उसके बाद अब तक पाकिस्तान में धरने पे धरना ही हुए जा रहा है। तो अगला सोचता है अब मैं धरना दूंगा, इसकी मदद हासिल करूंगा, फिर मैं आर्मी के अंदर कुछ सर्कल्स को इन्वॉल्व करूंगा और मैं जो है वो आके इस गवर्नमेंट को हटा दूंगा। तो ये धरना पॉलिटिक्स एक चीज है। इससे पहले 90s के अंदर एक दूसरे को गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, एक दूसरे के लॉस को पास ना होने देना, आर्मी के साथ मीटिंग करना, प्रेसिडेंट को लालच देना, लोगों को पैसे खिलाना, मर्जी के चीफ जस्टिस लगाना, ये तमाम चीजें भी चलती रही। लेकिन इसके साथ साथ अच्छा एक और चीज कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हमारे लीडर नहीं बना पाए। और मीडिया के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन भी एक बड़ा रीजन है कि फिर बाद में फिर मीडिया से हिमायतें जोड़। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फिर भी मिलिट्री टेक ओवर करने वाला मिलिट्री है। पाकिस्तान में कभी भी सूरत हाल ऐसी नहीं रही थी कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा अगर मिलिट्री टेक ओवर। 1958 में 2 साल हुए थे आइन बने में, इतनी कोई तबाही नहीं आई थी, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया।
69 में बस था कि अयूब खान साहब खुद इक़्तिदार छोड़ चुके थे और रियाया खान ने उनको बिठाया, रियाया खान को उन्होंने आके और बिठा दिया। अगेन हालात इतने खराब नहीं थे सियासी तौर पे, लेकिन ये हालात था तो उसको मिलिट्री के जरिए पुर किया गया, एंड में तबाही हुई, हमें एक अपना बाजू खो देना पड़ा। भुट्टो साहब के दौर में मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब थे, नए इलेक्शंस की तारीख आने वाली थी और ये जबरदस्ती का एक टेक ओवर किया गया। और अगर सियासतदान ही जिम्मेदार हैं, ऊपर करके आप इलेक्शन करके इक़्तिदार दे दें सियासतदानों को वापस से। मिलिट्री 11-11 साल तक बैठती है। अयूब खान 69 में गए 11 साल, ज़ियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ ऑलमोस्ट 9 साल। तो ये तमाम जो चीजें 1999 से 2008 तक ऑलमोस्ट 9 इयर्स मुशर्रफ साहब रहे। तो ये सब जो चीजें हैं ये दे टेल अस दैट अच्छा, फिर एस्टेब्लिशमेंट के अपने भी बड़े इंटरेस्ट हैं। बहुत सारे इदारे उनके इंटरेस्ट घुसे हुए हैं, वो इदारों में बैठे हैं लोग, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर एक इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं, फिर वो पॉलिसीज के अंदर जहाँ पे उनका बोलना नहीं बनता, फॉरेन अफेयर्स के अंदर या इवन इकोनॉमी के अंदर या डिफेंस के अंदर चले समझ आती है, लेकिन वो इंटरवीन करते हैं, अपनी चीजों को असर्ट करते हैं। तो आई थिंक इट इट बर्डन लाइज ऑन बोथ द शोल्डर्स। सो दैट्स माय असेसमेंट। मगर सियासतदान अकेले जिम्मेदार नहीं है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो डिसाइड करता है क्या हो। तो आपको पता है पाकिस्तान में पावर सिर्फ सियासतदानों के पास नहीं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you very much, everyone. Let's meet tomorrow.